बच्चों अब न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है अल्टरनेटिंग करंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इजी चैप्टर है। इसमें बस एक बात याद रखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। जो भी इसमें हम पढ़ेंगे उसको बार बार लिख लिख के इसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि बोर्ड में इसमें जो भी आता है उसमें लिखना पड़ता है। अब इसमें सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। ये हमें डेफिनेशन बताइए। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट्स। एक होती है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या होती है? दो तरीके की होती है। एक होती है प्योर डीसी, इसको इक्वल डीसी भी बोलते हैं। प्योर या फिर हम क्या बोलते हैं, इक्वल डीसी। ये ऐसी करंट होती है, ये देखो इधर लिखा है मैंने, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ आर कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड भी नहीं बदलेगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और डायरेक्शन भी नहीं बदलेगी। यहाँ डायग्राम देखो, ग्राफ है ये इसका बिटवीन करंट एंड टाइम। टाइम के साथ देखो सीधी लाइन जा रही है। सीधी लाइन का मतलब ना तो इसका डायरेक्शन चेंज हो रही है, ना तो ये नेगेटिव में जा रही है। ये पॉजिटिव होता है ऊपर वाला, नीचे वाला नेगेटिव होता है, तो ना तो ये नेगेटिव में जा रही है, ना ही देखो इसका मैग्नीट्यूड अप डाउन हो रहा है। सीधी सीधी लाइन है ये, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट है। ऐसी करंट को बोलते हैं प्योर डीसी, या फिर दूसरा नाम इक्वल डीसी। एक होती है इम्प्योर डीसी या फिर अनइक्वल। इसमें क्या होता है, डीसी है तो मतलब इसका डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगी, मतलब ये नेगेटिव में तो नहीं जाएगी, पॉजिटिव में रहेगी, पर थोड़ा फ्लक्चुएट होती है ये, मतलब इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। तो अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, तो ऐसी करंट को हम कहते हैं इम्प्योर डीसी या फिर अनइक्वल डीसी। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डीसी, प्योर डीसी। इस करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट रहेंगे। एक होता है इम्प्योर, जिसमें मैग्नीट्यूड चेंज होता है लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, ये होती है इम्प्योर डीसी। अब हम बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट की, जैसा कि आपको सेकंड हाफ में दिख रहा है उधर बोर्ड के। इसमें क्या है, हमने दो करंट देखो। अल्टरनेटिंग क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होते हैं। अल्टरनेटिंग करंट में मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगी। देखो स्क्वायर वेव करंट, ये स्क्वायर जैसी होती है। ये इधर टाइम है, इधर करंट है, तो आप देख रहे हो टाइम के साथ साथ पहले कांस्टेंट थी, फिर डाउन हो गई, फिर नेगेटिव में चली गई, डायरेक्शन बदल गई इसकी। तो मैग्नीट्यूड भी लगातार बदल रहा है, डायरेक्शन भी लगातार बदल रही है। अगर ये स्क्वायर बना रही है तो इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर वेव करंट। अगर ट्राइंगल बना रही है, देखो ट्राइंगल में भी मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, प्लस से माइनस में भी गई करंट, तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो, डायरेक्शन भी चेंज हो, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्राइंगल वेव करंट। ठीक है, तो ये तो दो करंट है। लेकिन हमारे काम की जो है, जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, वो है साइनूसॉइडल करंट। अब ये क्या होती है, ये वही करंट है बच्चों जो हमने ईएमआई चैप्टर में, इसके पिछले वाला चैप्टर पढ़ा था ना, ईएमआई चैप्टर में जो करंट और ईएमएफ हमने बनाया था, इंड्यूस्ड करंट जनरेटर, एसी जनरेटर, याद है हमने कॉइल को घुमाया था मैग्नेटिक पोल्स के बीच में रख के, तो उससे जो करंट डेवलप होती है वही होती है साइनोसॉइडल करंट। इसमें ये होता है, ये इस तरीके से जो साइन का रिलेशन बनता है इसके अंदर, ये ऐसे चलती है, अप डाउन होगी, अप होगी, फिर नेगेटिव में निकल जाएगी ऐसे। ये 0 है, ये T/4, ये T/2, ये 3T/4 और ये T, और ये इसकी पीक वैल्यू कहलाती है, हाईएस्ट जहाँ जाती है I0, और ये नेगेटिव में इसकी पीक वैल्यू है -I0। यहाँ पे टाइम है एक्सिस पर और इधर करंट है। तो ये वो करंट है जो हमने ईएमआई चैप्टर में बनाई थी। ये भी कैसी है, अगर नेचर से देखें तो ये भी अल्टरनेटिंग है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, इसकी डायरेक्शन भी प्लस से ये माइनस में भी आ रहा है ग्राफ, यानी इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो इसी करंट की बात करेंगे। अब हमने उस चैप्टर में पढ़ा था, इसकी वैल्यू करंट की होती है I0 sin ωt। आप जाके ईएमआई चैप्टर का लास्ट टॉपिक एसी जनरेटर देखो, वहाँ पे करंट जो बनी थी उसका फॉर्मूला था I = I0 sin ωt, और जो पोटेंशियल बनेगा वो V0 sin ωt। वहाँ पे हमने इंड्यूस ईएमएफ लिया था ना, E, ये था, पर अब हम इंड्यूस ईएमएफ था वहाँ E, लेकिन अब हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात करेंगे तो यही है, फॉर्मूला तो यही है, बस E की जगह हमने V ले लिया, बस है वही। ये जो अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, ये दोनों इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड वोल्टेज ही होते हैं। ठीक है, तो ये दो फार्मूले अब हमें करंट के और वोल्टेज के यहाँ पर मिलेंगे, और इसी करंट की पूरे चैप्टर में बात हम करेंगे, जो कि कैसी करंट है, अल्टरनेटिंग है, नाम क्या है, साइनूसॉइडल करंट। ठीक है,
ये AC अब स्टार्ट हो गया, EMI खत्म हो चुका है और EMI से ही ये बनता है। तो अब ये देखो सम वैल्यूज, सबसे पहला जो टॉपिक यहाँ पे आ रहा है अच्छा वाला, सम वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेजेस। अब इसमें बहुत तरीके की वैल्यूज आती है। जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो पीक वैल्यू, RMS वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये सब बहुत सारे, एवरेज वैल्यू, ये ऐसी टर्म्स आएंगी। तो हम पहले टॉपिक में ही इन सारी टर्म्स को पढ़ लेते हैं ताकि हमें बाद में फिर चैप्टर में कहीं कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो फर्स्ट नंबर पे मैं बात करता हूं इंस्टेंटेनियस वैल्यूज की। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज की अगर बात की जाए तो करंट की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है फॉर करंट, वो तो होती है I0 sin ओमेगा t। ठीक है, ये अल्टरनेटिंग करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। और अगर वोल्टेज की बात की जाए अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए तो ये होती है V0 sin ओमेगा t। तो एक्चुअली इंस्टेंटेनियस वैल्यूज जो होती हैं वो ये बताती हैं कि करंट टाइम पर डिपेंड है। तो ये t टाइम पर इसकी ये वैल्यू आ गई, तो यही कहलाएगी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब ये टाइम के साथ साथ चेंज होगी, क्योंकि आप जानते हो फ्लक्चुएट हो रही है, अप डाउन हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वो टाइम पर डिपेंड है करंट। तो ये उसकी जो वैल्यू है जो टाइम पर उसकी डिपेंडेंसी को बताती है, इसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। तो ये फॉर्मूले तो इंस्टेंटेनियस करंट निकालने के होते हैं, या वोल्टेज भी निकाल सकते हो। और एक होती है इनकी पीक वैल्यूज। एक कौन सी होती है? पीक। तो ये जो I0 और V0 है, I0 तो होती है पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ये होती है I0। और जो V0 है ये है पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो ये I0 V0 है। ये देखो हमने जो ग्राफ बनाया था उसमें ये वैल्यूज होती हैं, ये ऐसे चलता है ना, तो ये जो मैक्सिमम जा रहा है ये होती है इसकी पीक वैल्यू। ये पीक वैल्यूज हो गई, ये इंस्टेंटेनियस हो गई, दो वैल्यूज हो गई। अब हम एवरेज वैल्यू की बात करेंगे। इसको ध्यान से समझना। अब आप थर्ड पॉइंट ले रहे हैं हम, एवरेज वैल्यूज। एवरेज जो वैल्यूज होती हैं उसमें हम कई पॉइंट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट तो हम ये पढ़ रहे हैं फॉर वन साइकिल। फर्स्ट पॉइंट है फॉर वन साइकिल। इसका मतलब है कि जब ये करंट फ्लो हो रही है, साइनूसॉइडल करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है, तो ये इसका पूरा एक साइकिल कहलाता है। तो ये पूछा जा रहा है कि इस पूरे साइकिल में करंट रेगुलरली चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। आपसे ये पूछा जाएगा कि पूरी एवरेज करंट कितनी फ्लो हुई। ठीक है, इस पूरे साइकिल में अगर हम एवरेज निकालें करंट का तो कितना अप हो रही है, डाउन हो रही है, अप हो रही है, लेकिन हमें तो ये बताओ कि एवरेज कितनी फ्लो हुई करंट। तो उसके लिए फिर हम इस तरीके को अप्लाई करेंगे। वन साइकिल कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। यहाँ से यहाँ तक ये आधी साइकिल होती है T/2, और फिर ये रिमेनिंग हाफ यहाँ पे हो जाता है T। यहाँ पे ले लिया टाइम। ये पूरी एक साइकिल होती है। ये हाफ साइकिल T/2 तक, फिर अदर हाफ T, टोटल हो गया टाइम पीरियड T। ये पूरी एक साइकिल हो गई। तो एवरेज निकालेंगे अगर हम I का वन साइकिल के लिए, एवरेज ऑफ I फॉर वन साइकिल, तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें जो इंस्टेंटेनियस करंट थी उसका इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू टाइम एक साइकिल के लिए। सबसे पहला काम देखो, एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम ऐड करते हैं जितनी भी वैल्यू होती हैं। मान लो 5 वैल्यूज हैं आपके पास, x1, x2, x3, x4, x5। तो पहले सबको ऐड करोगे और फिर डिवाइड कर दोगे 5 का, और ये आ जाएगा एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए पहले हमें सारी वैल्यू, टोटल वैल्यूज निकालनी होती हैं। अब हमें एक साइकिल में टोटल वैल्यूज अगर हम निकालेंगे तो ये तो इनफाइनाइट आएंगी। यहाँ कुछ और है करंट, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, हर पॉइंट पर करंट की अलग अलग वैल्यू है, तो ये तो इनफाइनाइट करंट्स हैं। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो फिर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का सहारा लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने करंट का इंटीग्रेशन करा,
मतलब मैंने टोटल करंट कितनी फ्लो हो रही है यहाँ से यहाँ तक वो निकाल लिया। तो पहला काम एडिशन हो गया, ऊपर का काम हो गया। अपॉन में हमने कितने टाइम के लिए निकाल रहे हैं वो आ जाएगा। तो ये हम निकाल रहे हैं t-0। लास्ट लिमिट टाइम की क्या है t और इनिशियल लिमिट क्या है 0। तो टोटल टाइम किस पीरियड के लिए निकाल रहे हैं t-0 के लिए। तो ये हमने लगा दिया अपॉन में। तो ये इतनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज, जैसे यहाँ पे 5 आया था तो ये जितने टाइम के लिए निकाला वो टाइम आ गया, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में तो कर रहे हो ये आप एडिशन। तो एडिशन टाइम के रेस्पेक्ट में हुआ, जितने टाइम के लिए किया उसको डिवाइड में लगा दिया। तो ये फॉर्मूला हम बन गया। अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो एक साइकिल के लिए हम एवरेज करंट निकाल लेंगे। क्लियर है? तो पहले इंस्टेंटेनियस करंट का विद रेस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेशन करना है। 1 साइकिल है इसलिए 0 से t तक हुआ, 0 से t तक। और अपॉन में ये जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये करके आपको नीचे लिख देना है। अब हम क्या करेंगे, देखो ये तो t है तो ये तो 1/t लिख दिया मैंने, इंटीग्रेशन से बाहर ही है ये तो। अब इंटीग्रेशन लगाया, 0 से t लगाया, i की वैल्यू डाल दी I0 साइन ओमेगा t, इसका काम खत्म। ये I की इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू और dt। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो I0 पीक वैल्यू है। पीक वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, देखो ऐसे चलती है ये करंट, ठीक है। मतलब इसकी जो पीक वैल्यूज हैं वो सब जगह I0 ही आएंगी। तो पीक वैल्यू तो क्या होती है कांस्टेंट, क्योंकि पूरी करंट में पीक वैल्यू एक जैसी रहती है। तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा I0/t। ये बाहर आ जाने के बाद अब साइन ओमेगा टी का अंदर होगा इंटीग्रेशन, साइन ओमेगा टी dt का, कहां से कहां तक 0 से t तक। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है आप जानते ही हो, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, 0 से t तक। ठीक है, ये तो आप फॉर्मूला याद भी रखना। साइन ओमेगा टी, ये साइन ax का फॉर्मूला होता है विद रेस्पेक्ट टू x, इसका होता है कॉस ax माइनस का और डिवाइडेड बाई a, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो आप इस फॉर्मूले को नोट आउट कर लेना अपनी कॉपी में। और इसी फॉर्मूले से हमने साइन ओमेगा टी का किया, तो माइनस साइन का तो माइनस कॉस ओमेगा टी हो गया, और जो ये कांस्टेंट होता है ये अपॉन में आ जाता है, तो माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। अब क्या हुआ, ये माइनस और ये ओमेगा ये भी बाहर लिख सकते हैं, माइनस I0 अपॉन ओमेगा इंटू टी। ब्रैकेट में रह गया कॉस ओमेगा टी, ओमेगा को यहाँ पे लिख दिया 2π/t। ये फॉर्मूला होता है ओमेगा का, 0 से कैपिटल टी। क्लियर है? क्या किया मैंने, माइनस बाहर आ गया, ओमेगा बाहर आ गया, और अंदर बचा था कॉस ओमेगा टी। अंदर वाले ओमेगा को मैंने लिख दिया 2π/t। अब इस स्मॉल टी की जगह मैं रखूंगा वैल्यूज, तो माइनस I0 अपॉन टी ओमेगा कॉस, सबसे पहले मैं वैल्यू रखूंगा क्या, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी रखूंगा, कैपिटल टी से कैपिटल टी कट हो जाएगा, कॉस 2π, फिर माइनस, ठीक है माइनस। अब स्मॉल टी की जगह 0 रखूंगा तो कॉस 0 माइनस कॉस 0, माइनस I0 अपॉन टी ओमेगा कॉस 2π कितना होता है, कॉस 2π होता है 1, और कॉस 0 कितना होता है, ये भी 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, I0 अपॉन टी ओमेगा इंटू 0। अब 0 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 0। मतलब इतना सब कुछ करने का क्या रिजल्ट निकला, 0। यानी कि हम कह सकते हैं एक साइकिल पूरी जब होती है तो एवरेज करंट जो होती है अल्टरनेटिंग करंट वो 0 होती है। अगर एवरेज वोल्टेज पूछे 1 साइकिल के लिए तो ये भी 0 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि उसका फॉर्मूला V आ जाएगा या V dt, और V की क्या आ जाएगी वैल्यू, V0 साइन ओमेगा टी। तो इसको V में भी सॉल्व किया जा सकता है, पर लास्ट में आपको वही मिलेगा 1 साइकिल के लिए 0। तो ऐसा हुआ क्यों, ये आप ऐसे भी देख सकते हो, ये पूरा एक साइकिल है, आधा साइकिल पॉजिटिव होता है, आधा साइकिल नेगेटिव होता है, तो आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव, यानी टोटल कितना हो गया 0। तो टोटल जो अल्टरनेटिंग करंट होती है एक साइकिल में बच्चों वो होती है 0। क्लियर है कहानी? बहुत ही इजी डेरिवेशन है इसका, आप इसको 1-2 बार रिपीट करके देखना। अब अगर इसमें ये आता है, अभी तो 1 साइकिल का निकाला, पर हो सकता है वो बोले फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, अब वो आपसे क्या बोलेगा, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ अब आप देखोगे ये होता है, केवल इसको हटा दो,
मतलब इसमें आपसे पूछा गया है एवरेज, तो 0 से कहां तक इंटीग्रेशन होगा, t/2 तक। 0 से कहां तक इंटीग्रेशन होगा, t/2 तक। ये क्या निकालने वाले हो, वन साइकिल नहीं निकाल रहे अब आप निकाल रहे हो पॉजिटिव हाफ का एवरेज। तो इंटीग्रेशन में चेंज आया 0 से t/2, बाकी ये तो वैसे ही रहेगा सेम। इधर भी 1, यहां पर t/2 हो जाएगा, t/2 माइनस 0, जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दिया जाता है, t/2 माइनस 0। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, ये t और ऊपर चला जाएगा ये 2, तो 2/t आ जाएगा, i की वैल्यू i0 sin ओमेगा t आ जाएगी, इंटीग्रेशन 0 से t/2 आ जाएगा। अब इस पूरे इंटीग्रेशन को आपको सॉल्व करना है एक बार, i0/t sin ओमेगा t dt, ये देखो ये 2i0/t sin ओमेगा t dt 0 से t/2। अब इसका क्या होगा, 2i0/t माइनस कॉस ओमेगा t अपॉन ओमेगा t/2, ये ओमेगा को बाहर निकाल दिया, ठीक है, ये 2 भी आएगा यहाँ, ठीक है, कॉस 2π/t और ये t/2। अब इसको यहाँ पर एक स्टेप और लगा रहा हूं मैं, माइनस 2i0 और ओमेगा को लिख रहा हूं मैं 2π/t। इस वाले ओमेगा को भी मैं 2π/t लिख रहा हूं, क्योंकि t से t कट हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं लिमिट सॉल्व कर रहा हूं, 2π/t ये हो जाएगा t/2 माइनस कॉस 0, ठीक है। स्मॉल t की जगह एक बार t/2 रख दिया, एक बार स्मॉल t की जगह 0 रख दिया। अब 2 से 2 कट हो जाएगा, t से t कट हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा आपका माइनस i0/पाई, माइनस i0/पाई, और यहां आ जाएगा cos पाई, और यहां पे आ जाएगा माइनस का cos 0, ठीक है। पूरी क्लियर है कहानी, cos पाई माइनस का cos 0। अब ये हो जाएगा माइनस i0/पाई cos पाई, cos 180 कितना होता है, देखो cos 180 डिग्री, इसको लिख सकते हैं cos 90 + 90। सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया ये, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये आ जाएगा इसकी वैल्यू माइनस sin 90, मतलब -1 हो जाएगी इसकी वैल्यू, तो cos पाई की वैल्यू -1, ये -1, तो ये -2 हो गया, माइनस i0/पाई और -2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2i0/पाई, और हम इसको सॉल्व करें तो 0.637i0। और ऐसे अगर हम v लिखना चाहें पॉजिटिव हाफ के लिए, तो पॉजिटिव हाफ के लिए v भी आएगा 0.637v0। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही इजी है काम। बस हमने जब पहला वाला पढ़ा था वो पूरा साइकिल था, 0 से t तक इंटीग्रेशन हुआ था, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो 0 से t/2 तक इंटीग्रेशन होगा, और अपॉन में t/2 माइनस 0 आएगा। i की वैल्यू i0 sin ओमेगा t लिख देंगे, i0 को बाहर निकाल लेंगे, sin ओमेगा t का डिफरेंट इंटीग्रेशन कर देंगे, माइनस कॉस ओमेगा t अपॉन ओमेगा, इसमें से माइनस और ओमेगा भी बाहर आ जाएगा, और अंदर ओमेगा को 2π/t और इस ओमेगा को भी 2π/t लिख देंगे। और फिर जो भी कैंसिल आउट हो रहा है, लिमिट को सॉल्व करके जो भी कैंसिल आउट हो रहा है, उसके बाद यहाँ पहुंचेंगे, cos पाई की वैल्यू -1, ये -1 -1 क्या हो जाएगा, -2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2i0/पाई आ जाएगा। इसको 2 और पाई मतलब 3.14 को जब सॉल्व करेंगे तो ये 0.637i0 हो जाएगा। अगर हम पोटेंशियल को सॉल्व करना चाहें, वोल्टेज को, तो बस जहाँ जहाँ हमने i लिया है वहाँ v लेके इसी को हम वापस लिख देंगे, तो v हाफ, पॉजिटिव हाफ के लिए जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का एवरेज वैल्यू होता है वो कितना आ जाएगा, 0.637v0। तो ये आपका वन साइकिल हो गया, पॉजिटिव हाफ हो गया। नेगेटिव हाफ आप निकालोगे, नेगेटिव हाफ कौन सा होता है, ये वाला, t/2 से t, ये होता है नेगेटिव हाफ। तो इंटीग्रेशन आपको t/2 से कहां तक करना है, t तक, और यहाँ पे आपको t - t/2 लेना है, t - t/2। ये मैंने आपको बता दिया नेगेटिव हाफ का, ये आपको सॉल्व करना है खुद, और सॉल्व करके मुझे बताना भी है। सॉल्व कर दिया हो तो बता देना, बहुत इजी है। इसका इंटीग्रेशन करना मैंने आपको दोनों में सिखा ही दिया। नेगेटिव हाफ का भी इंटीग्रेशन आप करना और आप इजीली कर लोगे। और फिर ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव में आ जानी चाहिए आपकी, -2i0/पाई।
पॉजिटिव में जो वैल्यू आई थी वही नेगेटिव में आ जाएगी, तो नेगेटिव हाफ का एवरेज आ जाएगा। तो इसको आप प्रैक्टिस करो, ये प्रैक्टिस की चीजें लिख लिख के लर्न करो, बहुत आराम से आपको आएगा, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन का केवल ये वाला फॉर्मूला एक इजी फॉर्मूला लग रहा है। इससे इंटीग्रेशन करके और लिमिट को सॉल्व करना आप जानते ही हो, पहले अपर लिमिट को सॉल्व करते हैं फिर लोअर को। तो इसको आप रिपीट करो, 2-3 बार लिखो और इसको लर्न करो अच्छी तरीके से।